तो आप सभी का केआईपी में स्वागत है। और वेबिनार की सीरीज में आज हम आपके साथ जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि सब्सिडी प्लानिंग कैसे की जाए। और हमारा फोकस ये रहेगा कि आपको आज सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन फॉर्मूला जो है आपके बिजनेस के लिए, वो हम आपको सिखाएंगे आज के वेबिनार में। और आपके लिए बहुत ही एक नॉलेज वर्दी ये वेबिनार रहेगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में सब्सिडीज को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकते हैं। सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं या इंसेंटिव्स हैं, और उसकी फॉर्मुलेशन क्या रही। देखिए, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसका अगर हम एक बेसिक फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे ही सब्सिडी प्लानिंग के फॉर्मुलेशंस हैं। यदि आप वो अच्छे से सीख जाते हैं तो एक बिजनेस में नहीं कि आप कितने ही टाइप के बिजनेस कीजिएगा, ये हर जगह आपको फॉर्मूला काम आएगा। और जो आज हम इस फॉर्मुलेशन में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन जो फॉर्मूला है, उसमें हम आपको बताएंगे कि सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें, सब्सिडीज के फैक्टर क्या होते हैं जिससे सब्सिडी की अमाउंट डिटरमाइंड होती है, सब्सिडीज के टाइप ऑफ सब्सिडीज क्या है, कि कितने टाइप की सब्सिडीज आप ले सकते हैं, सब्सिडीज के लिए डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या करने होते हैं, उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सब्सिडीज की फाइलिंग कैसे होती है और सब्सिडीज की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ताकि जब आपके अकाउंट्स में सब्सिडी लाभ आपको मिल जाए, आपके अकाउंट्स में आ जाए। तो डिटेल्स ओरिएंटेड हमारा ये वेबिनार रहेगा। जितने समय तक आप, अप्रोक्सीमेट 40 to 50 मिनट्स का हमारा वेबिनार रहेगा। आप बड़ा अपने आप को पीसफुल एनवायरनमेंट में रखें, अपने फोन को साइलेंट करके, और दूसरी जो आउटसाइड एक्टिविटीज है उनसे आप डिस्टर्ब ना हो। और नोट पैड अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके वेबिनार के बाद भी हम आपको इस वेबिनार की पीपीटी शेयर कर देंगे, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है इस पे आप बना के रखिएगा। और आफ्टर जो है पीपीटी प्रेजेंटेशंस के बाद हम आपका क्वेश्चंस आंसर सेशंस भी लेंगे, जिसमें आप और हम जो है सब्सिडी से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सब्सिडी मैक्सिमाइज करने का फॉर्मूला क्या है। जब भी आप बिजनेस प्लान करते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो दिमाग में ये आता है कि सरकार के जो एमएसएमई यूनिट्स के हैं या इंडस्ट्री स्पेसिफिक कौन कौन से ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो, जिनका लाभ हमें मिलना चाहिए, और जिनका लाभ हमें कैसे ले, इस बारे में जानकारी न होने के कारण हम वो सब्सिडी लाभ मिस कर जाते हैं। तो वो आप मिस ना करें, हमारा यही ऑब्जेक्ट है। और केआईपी 2008 से एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है, जिसमें हम बिजनेस कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको सब्सिडी सब्जेक्ट पे A to Z सॉल्यूशंस देते हैं। वेयर हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे लॉजिस्टिक सेक्टर हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, या जनरल एमएसएमईज की जो लाइंस है, बिजनेस लाइंस है, सभी में केआईपी सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते सब्सिडीज प्लानिंग पे, सब्सिडी फाइलिंग्स पे, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस पे सर्विसेज दे रही है। और अभी तक 40 करोड़ प्लस की गवर्नमेंट ग्रांट और इंसेंटिव सक्सेसफुली केआईपी के ऑफिस की तरफ से अलग अलग सेक्टर के जो क्लाइंटाइल्स हैं उनको सक्सेसफुली हमने डिसबर्स कराया है। तो जितने भी आप व्यूवर्स आज जुड़े हैं, आपके लिए और हम सब के लिए एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग का है। हम इसको लाइन अप करें तो अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है कि मोर देन 90% बिजनेसमैन जो है सब्सिडीज की प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उसके कुछ रीजन है। रीजन में सबसे पहला रीजन ये है कि उनको सब्सिडी सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होती है। तो नॉलेज के अब्सेंस में वो लोग सब्सिडी की प्लानिंग ही नहीं कर पाते। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। और उस कमी को ही आज हम इस वेबिनार में दूर करेंगे आपके साथ मिलके, कि आपकी सब्सिडी की नॉलेज को बढ़ाए। दूसरा जो रीजन होता है सबसे बड़ा, कि क्यों एक बिजनेसमैन सब्सिडी लाभ नहीं ले पाता, उसके पीछे कारण होता है कि उसको सब्सिडीज के डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में जानकारी नहीं होती है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लाइन अप करे, क्या ऐसी चीजें हैं जो टेक केयर करे ताकि उसको सब्सिडी लाभ उसके मिस ना हो।
तो सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस की नॉलेज का अभाव होना भी एक कारण होता है। वो भी आज हम बताएंगे कि किस किस टाइप से आप डॉक्यूमेंटेशन मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है कि आपको टाइमली फाइलिंग ऑफ सब्सिडीज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन सब्सिडी लेना चाह रहे हैं, सब्सिडीज की नॉलेज भी है, लेकिन कई बार वो टाइमलाइन से मैच नहीं कर पाते कि किस समय उनको आवेदन करना चाहिए। तो वो अगर टाइमलाइन मिस हो जाती है तो उनका सब्सिडी लाभ मिस हो जाता है। और इन सभी के पीछे एक जो एक मेन कारण होता है वो ये है कि उनके पास एक सही सब्सिडी कंसल्टेंट नहीं होता है, उसका अभाव होता है। और केआईपी इस कमी को दूर करती है। आपके साथ एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते आपके प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं। तो अगर ये रीजन आपके साथ भी हैं तो आपके लिए ये वेबिनार बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है। आप इन कमियों को दूर कीजिएगा ताकि हम बेटर टू बेटर सब्सिडी प्लानिंग्स आपके बिजनेस के लिए कर पाए। अब हम समझते हैं कि जो सब्सिडी सब्जेक्ट है, हमारे माइंड में ये मिथ रहती है कि सर सब्सिडी केवल कागजों में मिलती है, सब्सिडी लेना बहुत कठिन है, सब्सिडी का डॉक्यूमेंटेशन कठिन है। लेकिन अगर आपके साथ अगर एक सही सब्सिडी कंसल्टेंट है तो आप इस सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो सब्सिडी सब्जेक्ट है वो गवर्नमेंट इतना ईज कर चुकी है। और डीबीटी मेथड्स उन्होंने लाइन अप किया हुआ है। डीबीटी मेथड यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड, डीबीटी जिसको हम बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जितने सब्सिडी लाभ दे रहे हैं आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो ये मेथड और मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है, इससे सब्सिडी मिलना अब बहुत आसान हो चुका है। दूसरा, जितने भी सब्सिडी स्कीम्स हैं, सरकार ने सभी स्कीम्स के लिए अलग अलग ऑनलाइन सब्सिडी पोर्टल्स क्रिएट किए हुए हैं। तो आपको ये पता रहता है कि आपकी एप्लीकेशंस का स्टेटस क्यों क्या है, कि आपकी सब्सिडीज किस लेवल पे प्रोसेस है। अगर कोई उसमें ऑब्जर्वेशंस आती है या रिजेक्शंस आती हैं या फर्दर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिक्वायर्ड होता है तो सारा सारा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मीन्स टू से कि आपको ये पता रहता है कि आपकी सब्सिडीज का स्टेटस क्या है। इससे भी सब्सिडीज की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हुई है, सब्सिडी लाभ लोगों को जल्दी से जल्दी मिल रहे हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो इसमें ईज ऑफ डूइंग है, कि सब्सिडी मिलना आसान हो चुका है, उसका पीछे भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। वो ये है कि गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडी स्कीम्स है, डीबीटी मेथड तो इनिशिएट किया ही किया है, साथ में बैंकिंग सेक्टर के साथ सिंक किया हुआ है। यानी आप आगे मैं बताऊंगा कि ऐसी काफी सारी सब्सिडीज हैं जो आपकी बैंक लोन से कनेक्टेड होते हैं, बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली डीबीटी मेथड से आपके अकाउंट्स में आती रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने लाइन अप की हैं जिससे आपको आज की डेट में अपने बिजनेस पर एक नहीं अनेक सब्सिडी लाभ आपको मिल सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि एमएसएमई यूनिट्स को ईज ऑफ डूइंग दी जाए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो सब्सिडी लाभ भी होते हैं उसमें गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। सब्सिडी पोर्टल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन सिंकिंग्स है, बैंक अकाउंट से सिंकिंग है। तो जो ईज ऑफ गेटिंग सब्सिडीज है वो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे डेवलप्ड हो चुके हैं जिससे आपको सब्सिडी लेना अब ज्यादा कन्वीनियंट हो चुका है, ज्यादा आसान हो चुका है। और आप अपने बिजनेस पर वन टाइम सब्सिडी नहीं, क्योंकि सब्सिडी के कॉन्सेप्ट में भी आगे काफी चेंजेस आ गए हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये माइंडसेट, माइंड में ये मिथ कि अपने बिजनेस पर एक ही बार सब्सिडी मिल गई, वो आज की डेट में रॉन्ग है। आप बिजनेस को कंटिन्यू करने पे भी सब्सिडी लाभ ले पाते हैं। सब्सिडी के वेरिएंट अलग अलग हैं, मल्टीपल सब्सिडी स्कीम्स हैं। तो उन सभी का अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, सही कंसल्टेंट के साथ लाइन अप करते हैं, तो अनेक सब्सिडी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सब्सिडी प्लानिंग्स की हम जब शुरुआत करेंगे आपको ये पता हो कि टाइप ऑफ बिजनेस सब्सिडीज क्या है। देखिए सब्सिडी सेगमेंट बहुत बड़ा है। हम यहाँ जो बिजनेस सेक्टर है उसका सब्सिडी सेगमेंट पे बातचीत कर रहे हैं, न कि इंडिविजुअल सब्सिडी जो गवर्नमेंट्स की आती है उन पे हम आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसमें, इस वेबिनार में। बिजनेस स्पेसिफिक जो सब्सिडीज होती हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्योंकि इससे आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि
सब्सिडीज की परिभाषाएं क्या है, सब्सिडी कई टाइप्स की होती हैं। तो उसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टाइप ऑफ सब्सिडीज है वो है लिंक्ड बेस। यानी दूसरी भाषा में हम इसको ये बोलते हैं कि ऐसे सब्सिडी लाभ जो आपके बैंकिंग से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो ही वो लाभ आपको मिलते हैं। इसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भी बोलते हैं और लिंक बेस्ड भी सब्सिडी स्कीम हम इसको बोलते हैं। यानी आप कोई प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, अगर आपने उसमें बैंक से लोन नहीं लिया है तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हैं, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो ही वो आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। दूसरा, इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड बेस। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है सब्सिडी स्कीम, और स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी। तो ये एक बहुत बड़ा टाइप ऑफ सब्सिडीज का पैरामीटर होता है कि जब भी आप बिजनेस प्लान करें तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से लाभ मिल सकते हैं। तो इनके ऊपर, इनके अकॉर्डिंगली अगर आपको नॉलेज होती है या आपका कंसल्टेंट आपको बताता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये स्टेट गवर्नमेंट, तो आप राइट सिलेक्शन ऑफ स्कीम कर पाएंगे अगर आपको ये आपकी प्लानिंग फेज में कनेक्टेड होता है। तीसरा जो सब्सिडीज के टाइप में अगर हम देखें तो पेमेंट बेस बोलते हैं, जिसको हम ग्रांट भी बोल देते हैं, कई बार हम सब्सिडी भी बोलते हैं। तो जो ग्रांट होती है ये आपको एडवांस में मिलती है प्रोजेक्ट को। जब आपका कॉस्टिंग इनकर्ड होती है तो गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में भी पैसा देती है, जिसको पैरेलली हम बोलते हैं कि आपका पैसा लगता है, बैंक का पैसा लगता है और गवर्नमेंट का पैसा लगता है। और जो सब्सिडीज होती हैं वो आफ्टर इनकर्ड द कॉस्ट, यानी आपने अपना पैसा और बैंक का पैसा लगा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, उसके बाद आप क्लेमिंग करते हैं। तो ये पेमेंट बेस्ड सिस्टम टाइप ऑफ सब्सिडीज का रहता है। ऐसे टाइम बेस रहता है कि आपको वन टाइम सब्सिडी मिलेगी या ऑन गोइंग सब्सिडीज मिलेगी। तो वन टाइम में आपको एक बार ही लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ईयरली बेनिफिट से मैं आगे आपको शेयर करूंगा कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी सब्सिडी लाभ क्लेम कर सकते हैं यदि आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूइंग बेस पे रहता है। तो ये जो टाइप ऑफ सब्सिडीज है ये लिंक्ड बेस है, स्पॉन्सर्ड बेस है, पेमेंट बेस है, टाइम बेस है। और एक और जो कैटेगरी रहती है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशंस होता है। यानी आप जिस इंडस्ट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी इंडस्ट्रीज एमएसएमई है, एग्रो बेस है, फूड प्रोसेसिंग है, वेयर हाउसिंग है, टेक्सटाइल्स है और लॉजिस्टिक्स है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स आती हैं। तो अगर आप जिस भी लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखने की आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, ताकि आप सब्सिडी का सही सिलेक्शन कर पाए। तो ये टाइप ऑफ सब्सिडीज मैंने आपको बताए। अब हमें प्लान कैसे करना है। बिजनेस आपने इनिशिएट किया, बिजनेस आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो सब्सिडी को कैसे प्लान करें, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। तो जब हम प्लानिंग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सब्सिडीज की अमाउंट को प्रभावित करते हैं। यानी आपको ये जब पता चलता है कि अगर मैं ऐसा करता तो सब्सिडी लाभ मेरे को इतना मिलता और ऐसा करूंगा तो इतना लाभ मिलेगा, उनको हम बोलते हैं सब्सिडी फैक्टर्स। और अगर इनकी नॉलेज अगर आपको सही से है तो सब्सिडी लाभ आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे। जो मैंने शुरू में आपको बताया कि हम जो फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं वो है सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन। सब्सिडीज मिलेगी, ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट हो गया आपका। सब्सिडीज को मैक्सिमाइज कैसे करें ये आज हम सीखने जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडी फैक्टर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सब्सिडी फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो सब्सिडी फैक्टर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये रहता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस की एंटाइटीज क्या है, उसकी मॉडलिंग क्या है। आप कोई वुमेन लेड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें कोई महिला एक एंटरप्रेन्योर है, या आप प्रोप्राइटरशिप में आप काम करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप बना के करना चाह रहे हैं, कंपनीज बना के करना चाह रहे हैं, सोसाइटीज या एफपीओ, ऐसा कुछ लाइन अप कर रहे हैं। क्योंकि जो स्कीम होती है उसमें सब्सिडीज के पैटर्न होते हैं और उसमें एलिजिबिलिटीज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम बात करें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स की, ये केवल प्रोप्राइटरशिप फर्म पे ही लागू है।
यानी आपने अगर पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस चालू कर लिया या कंपनी बना के चालू कर लिया, तो वो स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सी स्कीम है, जैसे स्टार्टअप है, वो केवल पार्टनरशिप फर्म को और कंपनी को ही मिलता है। अगर आपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बना लिया तो वो लाभ आप ले नहीं पाएंगे। या कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक स्कीमें होती है जो केवल एफपीओ को मिलती है। या जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज के प्रोजेक्ट हैं, ऑपरेशन ग्रीन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एफपीओ एलिजिबल्स है। तो आप ये जरूर इंश्योर कीजिए जब भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपना बिजनेस मॉडलिंग क्या सिलेक्ट करें। आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है, कंपनी बनानी है, एलएलपी बनानी है, या प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इनसे सब्सिडीज की अमाउंट कनेक्ट होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको शेयर किया, कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो हमें नेचर ऑफ बिजनेस अच्छे से डिफाइन करना चाहिए, कि ताकि हमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेनिफिट हमें मिल पाए। कि हम स्टोरेज एक्टिविटीज में हैं, हम मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विसेज में है, फूड प्रोसेसिंग में है, एग्रो बेस है, टेक्सटाइल है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है। क्योंकि एज ए नेचर ऑफ बिजनेस आपको स्पेसिफिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनका लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको टेक्सटाइल पॉलिसीज का लाभ मिलेगा। आप वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक है, तो हरियाणा की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे नाबार्ड है, उनके लाभ आपको मिलेंगे। आप कोई जनरल इंजीनियरिंग की सर्विस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे आइटम, तो जनरल एज ए एमएसएमई आपको वो लाभ मिलेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जब भी बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग करनी है, मैं आगे एक एग्जांपल्स भी आपको दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बिजनेस में जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा कितने गुना तक उसका लाभ आप ले पाए। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको शेयर करूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि साइट लोकेशंस। बिजनेस में साइट लोकेशन का सब्सिडी से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, तो हर एक स्टेट ये चाह रहा है कि इक्वली इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके एरियाज में हो। इस पॉइंट ऑफ से काफी सारे कोई क्लस्टर डेवलप किए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर हैं, मेगा फूड पार्क हैं, फूड प्रोसेसिंग के क्लस्टर हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं। ऐसे ही स्टेट वाइज स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन हैं, जो काफी एरिया इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किए जाते हैं। अगर आप उन एरिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी लाइन अप करते हैं, तो आपको काफी ऐसे अप फ्रंट सब्सिडी लाभ मिलते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी रिफंड, कन्वर्जन फीस की माफी, इलेक्ट्रिक ड्यूटी का एग्जम्पशंस। तो ये जो लाभ आपको मिलते हैं, ये साइट से कनेक्टेड हो। तो जब भी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस के लिए अपनी जगह का सिलेक्शन करते हैं, तो आप ये जरूर चेकआउट कीजिएगा कि आप जिस जगह बिजनेस लाइन अप करना चाह रहे हैं वहाँ स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज है। इससे आपको बहुत अच्छे सब्सिडी लाभ कनेक्ट हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, गवर्नमेंट की ब्लॉक क्लासिफिकेशन। देखिए, हर एक गवर्नमेंट की अपने स्टेट लेवल पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती है। पूरे स्टेट को वो कुछ ब्लॉक में क्लासिफाइड कर देते हैं, जैसे A B C D, या प्राइमरी सेक्टर्स के जो जोन है, या रेड ऑरेंज येलो, इस टाइप से जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं, या कुछ एरिया वाइज वो क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो आप ये चेकआउट कीजिएगा कि जिस जगह पे आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वो कौन से ब्लॉक में क्लासिफाइड होता है। क्योंकि ऐसी ऐसी स्कीमें होती है जो ब्लॉक वाइज डेबिट हो जाती है। अगर वही प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल्स, आप अगर कोई वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक का बिजनेस हरियाणा में करना चाहते हैं, और वो बिजनेस हरियाणा में जो क्लासिफिकेशन है, मान लीजिए वो A B C D से, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो C और D पे अप्लीकेबल्स है। तो यदि आप C और D में अगर वो बिजनेस सेटअप करते हैं, तो आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। अगर आपने वही बिजनेस ब्लॉक A में या B में सेटअप कर दिया, तो लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है ये, कि बस आपको जगह का आपने गलत सिलेक्शन कर लिया, इस वजह से आप सब्सिडी लाभ से मिस। तो जब भी आप बिजनेस चालू करें, तो जरूर देखिएगा कि जिस जगह पे आप बिजनेस चालू कर रहे हैं वहां गवर्नमेंट का कौन सा ब्लॉक क्लासिफिकेशंस कनेक्टेड होता है। बैंक फंडिंग्स, जैसे मैंने पहले भी बताया
कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे पीएमएजीपी है, नाबार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी ग्रांट्स या सब्सिडी डायरेक्ट बैंकिंग से कनेक्ट होती है। तो आप जरूर देखिएगा कि आप बैंक से कितना फंडिंग अरेंज कर रहे हैं। पॉलिसीज में नॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स आप नाबार्ड की स्कीम का लाभ लेना चाह रहे हैं तो उसमें क्लोज है कि कम से कम आपका 50 से 60% का मिनिमम बैंक फंडिंग आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो अगर बैंक फंडिंग नहीं लेंगे तो वो लाभ आपको नहीं मिलता। तो आप जब भी बैंक से प्लानिंग करते हैं, जब भी बिजनेस प्लान आउट करते हैं, तो ये जरूर चेकआउट कीजिएगा कि हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें बैंक फंडिंग कितना है। और बैंक फंडिंग का जो, मान लीजिए आपने अपना पैसा 25% लगाया और बैंक का पैसा 75%, तो जो ये परसेंटेज ऑफ फंडिंग्स है, ये जरूर चेकआउट कीजिएगा जब भी बिजनेस को प्लान करते हैं, क्योंकि इससे भी आपका सब्सिडी लाभ कनेक्ट होता है। टाइप ऑफ मशीनरी और टेक्नोलॉजी आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि मशीनरी कंपोनेंट का आपकी जो एंटिटीज है, बीइंग एन एमएसएमई यूनिट्स हैं, उसकी डेफिनेशन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है। तो जहां मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी डेफिनेशन क्या, आप माइक्रो यूनिट्स हैं या आप स्मॉल यूनिट्स हैं या मीडियम यूनिट्स हैं। और ऐसी पॉलिसीज होती है जो लोगों को सुनने में ही आता है कि सर एमएसएमई के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन जब हम उनकी नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये केवल माइक्रो यूनिट्स के लिए अप्लीकेबल है या स्मॉल यूनिट्स के लिए अप्लीकेबल है। तो जब भी आप प्लान करें, आप मशीनरी इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट को चेक करें। टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हैं, वो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, फॉरेन टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइजेशन के बेसिस पे भी गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम कनेक्ट होती है। ऐसे ही डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जितने भी सब्सिडी लाभ क्लेम किए जाते हैं वहां सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपने किस डेट पे बिजनेस को शुरू किया, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन या डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेल बिल या सर्विस बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, क्योंकि इसी से आपके आगे की आवेदन प्रक्रिया इनिशिएट होती है। जैसे कि जनरली जितने भी गवर्नमेंट के सब्सिडी लाभ है वो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमें फाइल करने होते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ फाइलिंग है तो उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, यानी आपको टाइमलाइन डिफाइन होगी। तो ये जो फैक्टर है, जनरली क्या होता है कि अगर आपने उस डेट को सही सिलेक्शन नहीं किया तो आपका सब्सिडी लाभ फॉरफिट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने सब्सिडी फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी सब्सिडीज के अमाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम जो प्लानिंग कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस बेस पर सब्सिडी की राइट टाइमिंग कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको शेयर किया था कि सब्सिडी लाभ केवल एक नहीं है, मल्टीपल है। और वो ये भी नहीं कि एक समय में आपको मिले, उनकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग है कि किस टाइम पे हमें कौन सा सब्सिडी लाभ मिलेगा। अगर हमें राइट टाइमिंग करनी, उसकी प्लानिंग करनी आ जाए तो हम सब्सिडी लाभ को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो टाइमिंग प्रोस्पेक्टिव से सब्सिडी प्लानिंग हम कैसे करें, इसको हमने कुछ फेज में डिवाइड किया आपकी। कि जैसे पहला हमने फेज लिया कि सब्सिडी कनेक्टेड विद बिजनेस साइड, यानी जब बिजनेस का प्लान आउट आप करते हैं, आप जगह की देखभाल करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, तो कुछ लाभ वहां कनेक्ट होते हैं। तो सब्सिडीज की प्लानिंग वहीं से शुरू हो जाएगी जिस दिन आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मेरे को ये बिजनेस करना है या ये एक्सपेंशन करना है। तो उसी स्टेप से आप सब्सिडी प्लानिंग इनिशिएट कर लीजिएगा। और उसमें जो पहला फेज है उसको हम बोलते हैं कि कनेक्टेड विद बिजनेस साइड। दूसरा जो फेज है वो कनेक्टेड विद बैंक फाइनेंस है, जब आप बैंक फाइनेंस के लिए जाते हैं। तीसरा है कि आप जब कमेंसमेंट कर लेते हैं। और चौथा है जब आप कमेंसमेंट के बाद बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। चारों फेज पे सब्सिडीज की कैसे कैसे प्लानिंग हम करें, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ एक माइंड में ये आ रहा है कि हम चार अलग अलग टाइम फेज पे, इट मींस सब्सिडी एक नहीं अनेक हो सकती है। सब्सिडी के मल्टीपल टाइप्स हैं और मल्टीपल टाइमिंग्स में अगर आपकी प्लानिंग और अगर आपका कंसल्टेंट सही डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग के साथ बढ़ते हैं तो आप अपने सभी सब्सिडी लाभ को कैप्चर कर पाएंगे। तो जैसे पहला फेज, सब्सिडी कनेक्टेड विद
बिजनेस साइट सिलेक्शन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है ये। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, जब भी आप साइट का सिलेक्शन करें तो गवर्नमेंट के ऐसी पॉलिसीज होती है कि जो जमीन आप खरीदेंगे उस पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसका रिफंड मिलता है आपको। ऐसे कन्वर्जन जब आप कराते हैं, जिसको हम सीएलयू फीस भी बोलते हैं, ईडीसी भी बोलते हैं, वो भी एग्जम्पशंस होती है। तो जब भी आप बिजनेस साइट का सिलेक्शन करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट दो बेनिफिट आपको कनेक्ट होते हैं। आपका कंसल्टेंट ये बताएगा, आप उस चीज को अच्छे से वर्कआउट कीजिए कि जब आप जमीन की बाइंग कर रहे हैं तो भाई स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड है या उसका बाद में रिफंड क्लेम करना है। क्योंकि कई स्टेट में आफ्टर पेमेंट उसका रिफंड क्लेमिंग प्रोसेस है, और कई स्टेट में वो एग्जम्पशंस है। यानी जब भी आप रजिस्ट्री कराएंगे उससे पहले ही अगर आपको एग्जम्पशंस मिल जाती है तो आपको उस समय रजिस्ट्री कराते समय स्टाम्प ड्यूटी पे ही नहीं करनी होती है। ऐसे ही जब आप लैंड, क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर लैंड है या रेजिडेंशियल लैंड है, अगर आप उसको कॉमर्शियल कन्वर्जन्स कराते हैं तो हर एक स्टेट लेवल पे आपको कन्वर्जन फीस पे करना होता है। तो वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि जो कन्वर्जन फीस है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी या रिम्बर्समेंट हो जाएगी आपकी। ये जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ABCD मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। फॉर एग्जांपल्स हम हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ब्लॉक ए में बिजनेस साइट का सिलेक्शन करते हैं तो ना तो आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड मिलेगा, ना ही आपको सीएलयू फीस का रिफंड मिलेगा। वहीं आप B C D अलग अलग जोन है, क्लासिफिकेशन है। बी में 60%, सी में 75%, डी में 100% तक का स्टाम्प ड्यूटी रिफंड है। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि साइट सिलेक्शन का कितना बड़ा रोल है आपकी ये दो सब्सिडी क्लेम करने में। तो जब भी साइट सिलेक्शन करेंगे आप, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि वहां पे सब्सिडीज के लाभ क्या क्या सिंक होंगे। तो ये जो फेज है ये मैंने कनेक्ट किया आपको साइट सिलेक्शन से। अब दूसरा फेज हम कनेक्ट करते हैं कि बैंक फाइनेंस। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो आपको अपना पैसा प्लस बैंक का पैसा लाइन अप करना था, बैंक से हमें लोन लेना। तो जो बैंक से जब लोन लेते हैं उससे पहले भी सब्सिडी के काफी ऐसे पैरामीटर है जो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करने चाहिए। बैंक के साथ डिस्कस करना चाहिए, बैंक के साथ वो पॉइंट कनेक्ट करने चाहिए, ताकि जब बैंक सैंक्शन लेटर आपका तैयार करे या आपसे कोलेटरल डिमांड करे या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करे, उन पे इन स्कीम का बहुत बड़ा असर है। जैसे फॉर एग्जांपल्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप कोई बिजनेस लाइन अप कर रहे हैं तो इसमें आपको कोलेटरल फ्री फंडिंग्स मिलती है। 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलता है, साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 3% की साथ साथ। अब अगर ये पॉइंट आप जब बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको वहां कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब्सिडी बैंकिंग से सिंक है। अगर बैंक ने इस सब्सिडी स्कीम को कनेक्ट कर लिया और हमने प्रायर अप्रूवल लेके बैंक के साथ उसको कनेक्ट करा दिया, तो अगले 7 साल तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। आपको उसके लिए सेपरेट कुछ नहीं करना। तो यहाँ जो मेरा फोकस आपको बताने का ये है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक बैंक फाइनेंस, कंसल्ट विद योर सब्सिडी कंसल्टेंट, डिस्कस विद योर बैंकर्स। क्योंकि जो DPR बनेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, आपका मार्जिन मनी यानी खुद का पैसा जो लगेगा, जो आपका बैंक फंडिंग्स होगा वो, प्लस उसमें टर्म लोन कितना होगा, CC लिमिट कितनी होगी, कोलेटरल आप क्या दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिटरमाइंड हो रहा है, आप एज ए MSME यूनिट्स हैं, आप एज ए स्टार्टअप यूनिट्स हैं, आप एज ए एग्री इंफ्रा की प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो लैंडिंग है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में है या सेकेंडरी सेक्टर्स में है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके सब्सिडी क्लेम्स और कोलेटरल फ्री फंडिंग्स या CGT MSME का कवरेज, वो सारे फैक्टर डिटरमाइंड्स हो। तो यहाँ जैसे ब्रीफ में मैंने बताया, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उस पे 3% का सब्सिडी लाभ है इंटरेस्ट सब्सिडीज का। जब बैंक से लोन लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ सिंक होंगे। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लाभ तो आपको बाद में मिलेगा, लेकिन उसकी प्लानिंग का जो टाइमिंग है वो जब आप बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं उस समय का है। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं हमारे पास भी
कि सर अब तो बैंक से लोन हो चुका है, बैंक ने उनको एमएसएमई में लोन दे दिया है, बैंक ने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले दिया है। अब बैंक मना कर रहा है सर ये सब्सिडी लाभ उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है एज पर द बैंकिंग नॉर्म्स। अगर वही पॉइंट बैंक लोन लेने से पहले वो सिंक कर लेते तो वो लाभ उनका मिस नहीं। तो जैसे कि इंटरेस्ट सब्सिडीज एमएसएमई यूनिट को दी जाती है, स्टार्टअप को दी जाती हैं, एग्रो बेस के लिए दी जाती हैं। तो जब भी आप बैंक लोन की प्लानिंग करें, अपना नेचर ऑफ इंडस्ट्री डिफाइन करें, ब्रांच मैनेजर से, उनके रीजनल हेड से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय सारे पैरामीटर को कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि दिस इज द राइट मोमेंट ऑफ द सब्सिडी प्लानिंग व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द बैंक फाइनेंस। तो ये दूसरा फेज मैंने आपके साथ शेयर किया, सब्सिडी प्लानिंग का जो सेकंड फेज है कनेक्टेड विद बैंक फाइनेंस। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फेज है कि आपने अपना पैसा लगाया, बैंक का पैसा लगाया और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन अप। यहाँ पे जो सब्सिडी प्लानिंग सिंक होती है वो कैपिटल सब्सिडी जिसको हम बोलते हैं। जनरली कैपिटल सब्सिडी कनेक्टेड होती है आपके प्लांट एंड मशीनरी कंपोनेंट पे और बिल्डिंग की कॉस्ट। तो जिस टाइप का आपका बिजनेस है, अगर उसकी प्लानिंग पहले से है कि आपके ऊपर कैपिटल सब्सिडी कौन सी लगेगी, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 50 लाख तक की रेंज का है, तो आप पीएमएजेपी स्कीम का लाभ ले सकते हैं, 35% तक की कैपिटल सब्सिडी है। स्टोरेज है, नॉन स्टोरेज बिजनेस है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बिजनेस है, नाबार्ड की स्कीम का लाभ ले सकते हैं, मैक्सिमम 50 लाख तक की सब्सिडी लाभ मिलते हैं। आप जनरल एमएसएमईज हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के कैपिटल सब्सिडी लाभ है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट 15% से 20% तक का लाभ दे रही है, एमपी गवर्नमेंट 25 से 40% का दे रही है। हर एक स्टेट के अपने अपने कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स होती हैं, वो लाभ आप यहाँ कनेक्ट कीजिएगा। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स है, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सीएलसीएस बोलते हैं। 1 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट पे 15% तक का लाभ मिलता है। बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे मोफी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, 3 करोड़ से लेके 15-15 करोड़ तक के, 20-20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइनअप होते हैं। उन पे 35% से 50% तक की ग्रांट है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं, 5 करोड़ तक की ग्रांट्स हैं, बड़ी ग्रांट्स हैं। तो जब भी आप प्लान करें तो ये सब्सिडी प्लानिंग का थर्ड फेज है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग्स में, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, और कौन से कैपिटल सब्सिडी सिंक होती है। मैं आगे एग्जांपल्स भी आपको शेयर करूंगा ताकि आपको इन चीजों का प्रैक्टिकल एक व्यू भी मिले। तीसरा है कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। अब काफी बिजनेसमैन ये सोचते हैं सर कि हमने बिजनेस चालू कर लिया, कैपिटल सब्सिडी ले ली, सब्सिडी का चैप्टर क्लोज। ऐसा नहीं होता है। आप कंटिन्यू बिजनेस को कर रहे हैं, आप कंटिन्यूइंग, अगर आपका लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं, आप डिफॉल्ट नहीं करते, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के रूप में आपको लाभ देते हैं। जैसे कि स्टेट जीएसटी का रिफंड, आप जितना गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं उसका एक प्रोपोर्शनेट पार्ट रिफंड कर देती है गवर्नमेंट। हर एक स्टेट का अलग अलग हो सकता है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा गवर्नमेंट 20 लाख पर ईयर तक का मैक्सिमम सब्सिडी क्लेम दे रही है इंटरेस्ट में, और 5 साल तक आप ले पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैं, ये लाभ आप ले पा सकते हैं। इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशन हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये हर साल आप ऑनगोइंग जब बिजनेस को चालू करते हैं, हर एक स्टेट में वेरिएंट अलग अलग हो सकते हैं, सब्सिडी की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जनरली ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ऐसे ही टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आप बायोमास ब्रिकेट्स पिलेट्स का कोई काम करते हैं, तो सेक्शन अंडर सेक्शन 80JJ में आपको शुरू के 5 सालों में टैक्स का एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ऐसे कई कंटिन्यू अगर आप काम करते हैं, यानी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो आपको ये कंटिन्यूइंग बेस पे सब्सिडी लाभ आपको मिलते हैं। तो ये चार जो फेज मैंने बताया आपको कि सब्सिडी बेनिफिट कनेक्टेड विद बिजनेस साइट्स, बैंक फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, और आपका कंटिन्यूइंग बेस। तो ये चार आपके सब्सिडी प्लानिंग फैक्टर्स के साथ मैंने आपको समझाए। तो जो आज हमारा थीम है कि सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है आपके लिए कि आप अगर इन फैक्टर्स पे काम करते हैं, सब्सिडीज की प्लानिंग अच्छे से करते हैं, तो ये लाभ आपको मिल सकते हैं और आप उनको मैक्सिमाइज भी कर पाए। तो जैसे मैंने एक फैक्टर इनिशिएट आपको किया था कि अगर आपके पास सब्सिडी कंसल्टेंट है, तो केआईपी जो काम कर रही है वो एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि
हमने सब्सिडी सब्जेक्ट के A to Z सॉल्यूशंस लाइन अप किए हुए हैं। हम आपको सब्सिडी अपडेट्स भी देते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है, उस पर आप ये जानना चाह रहे हो कि सब्सिडी लाभ मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, कौन कौन सी स्कीमें लगेगी, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट। वो आप हमारे से तैयार करवा सकते हैं। सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन आप हमारे करा सकते हैं हमारे यहाँ से। फाइलिंग और प्रोसेसिंग, जब तक आपको वो बेनिफिट मिल ना जाए तब तक की जो सब्सिडी प्रोसेसिंग्स है, वो भी लाभ आप हमारे साथ मिलके ले पाए। तो इन सभी बेनिफिट को लेने के लिए आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप केआईपी की जो बिजनेस कम्युनिटीज है उससे जरूर जुड़िएगा। केआईपी ने एक बिजनेस कम्युनिटी इंक्रिएट की हुई है, जिसमें हम आपको सब्सिडी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, आपके जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं, एमएसएमई स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं, वो सारे आपको कनेक्ट करते हैं, ताकि आप राइट टाइमिंग पे और सही डिसीजन लेके अपने सब्सिडी लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं, आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा। आफ्टर वेबिनार आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग करें तो कैसे करें, उसके लिए कंपनी ने एक ई बुक डिजाइन की है आपके लिए। बहुत ही एक अच्छी शानदार बुक है, जिसको पढ़ के आप किसी भी टाइप का बिजनेस लाइन अप कर रहे हैं, सभी टाइप के बिजनेस पे ये अप्लीकेबल्स है। उसमें आपको ये मिलेगा कि क्यों सब्सिडी लाभ आप मिस कर जाते हैं, उसके रीजन क्या है, टाइप ऑफ सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज के फैक्टर क्या हैं, सब्सिडी प्लानिंग फेज जो मैंने अभी आपको समझाया, डिटेल में आपको इस ई बुक में मिलेगा। आफ्टर वेबिनार आप ये ई बुक जरूर लीजिएगा। और सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर, ये एक ऐसी ई बुक है जो आपको फॉर एवर आपके बिजनेस में, वन टाइम नहीं है, आप 1 साल 2 साल 4 साल जब भी आप प्लानिंग करेंगे, गवर्नमेंट का एमएसएमई स्पेसिफिक फोकस बना रहेगा, गवर्नमेंट के इंसेंटिव सब्सिडी कंटिन्यू चलते रहेंगे, पॉलिसीज में चेंज आते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये लाइन अप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा सब्सिडी प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, जैसे आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, आपको ये ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से लाइन अप हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी वन टू वन डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आप हमारे से टेलीफोनिकली कनेक्ट हो सकते हैं, ईमेल से कनेक्ट हो सकते हैं, वेबसाइट्स पे, और इसार में हमारा ऑफिस है, उसमें भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जस्ट सब्सिडी प्लानिंग्स कैसे करें, और उसका अभी मैं एक एग्जांपल्स आपको शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू, ताकि आपको एक हेल्प मिले इसमें। जस्ट ए मोमेंट, आई एम गोइंग टू शेयर द सेकंड स्क्रीन। तो आप सभी को वो जो चीज़ है काफ़ी हेल्पफुल करेगी। जस्ट ए मोमेंट, आई एम शेयरिंग दैट स्क्रीन आल्सो। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। और ओके, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि जैसे जो मैंने अभी प्लानिंग फेज आपको बताए हैं, ये सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आप एक बायोमास ब्रिकेट या पेलेट्स का कोई प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं। ये फार्म रेजिड्यू मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, आजकल बहुत अच्छा कॉमनली चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पे। कोयले का सब्स्टिट्यूट्स होता है ये प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप इस बिजनेस को प्लान करने की सोच रहे हैं, तो अब हम यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट को सब्सिडी से कनेक्ट करें। बड़ा ही एक कॉमन और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मान लीजिए हम लेते हैं कि आप एक बायोमास ब्रिकेट का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, और उसकी कैपेसिटी 3 मीट्रिक टन पर आवर कैपेसिटी है। और उसके लिए मान लीजिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपने मान लीजिए जमीन खरीद, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपने 50 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी, और उसके ऊपर आपने 3.5 लाख रुपए का स्टाम्प ड्यूटी पेड किया। मैं, आप थोड़ा सा कनेक्ट इस तरीके से कीजिएगा एग्जांपल्स को, तो फिगर अलग अलग हो सकती हैं। हम सब्सिडी को कनेक्ट करते जाएंगे। अब आपने जमीन खरीदी 53.5 लाख रुपए की, आपने स्टाम्प ड्यूटी पेड किया 3.5 लाख। अब आप मान लीजिए आपकी जो बिल्डिंग बनेगी, सिविल वर्क होगा, वो एक 50 लाख का एक हमने एस्टिमेट लिया, और 1 करोड़ रुपए की आपकी प्लांट एंड मशीनरी है। तो टोटल आपका 1.5 करोड़ रुपया बिल्डिंग पे और प्लांट एंड मशीनरी पे यहाँ इनकर्ड होगा। मैं कंपोनेंट इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम सब्सिडी की कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्डिंग कॉस्ट और प्लांट एंड मशीनरी पे सब्सिडी मिलती है, कैपिटल सब्सिडी जो मिलेगी वो आपको लैंड कॉस्ट पे नहीं मिलती। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट हुआ हमारा लैंड को छोड़ के।
और मान लीजिए वर्किंग कैपिटल यानी आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 50 लाख रुपए की और जरूरत है, तो 50 लाख रुपया वो हो गया। तो टोटल आपका 2 करोड़ रुपया आपका बिल्डिंग कॉस्ट में, प्लांट एंड मशीनरी में और वर्किंग कैपिटल में लगने वाला है, लैंड की कॉस्ट को छोड़ के। तो 2 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट बना। अब इसमें आप 25% अपना खुद का पैसा लगाते हैं, ऑन फंड, जिसको हम कह रहे हैं कि अपना पैसा। 25% आपने लगाया। बाकी पैसा आपने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ 12 लाख रुपए का, 9.5% की रेट से 7 साल। और वर्किंग कैपिटल के लिए आपने सीसी लिमिट लिया 37.5 लाख रुपए। तो आपको 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, आपका 2 करोड़ में से आपने 50 लाख अपने लगाए, बाकी का 1 करोड़ 12 लाख का टर्म लोन, 37.5 की सीसी लिमिट। इस तरीके से आपने बैंक फंडिंग की हेल्प की। तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट जो हुआ, यानी 50 लाख रुपए आपने यहाँ लगाए और 53.5 लाख रुपए आपने जमीन खरीदने पे लगाए, तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट हो गया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 3 लाख रुपए 50 हजार रुपए। ये आपका अप्रोक्सीमेट खुद का इन्वेस्टमेंट हुआ। मान लीजिए ये सारा इन्वेस्टमेंट हम प्लान करते हैं, तो अब हमें सब्सिडी प्लानिंग कर। अब देखिए 7 साल का मैं आपको एक प्रोजेक्शन शेयर कर रहा हूँ यहाँ। सबसे पहले आपने स्टाम्प ड्यूटी पे किया, उसका हमें रिफंड मिलेगा। मान लीजिए आप डी ब्लॉक में है, आपको 100% स्टाम्प ड्यूटी रिफंड। ये फैक्टर चेंज हो सकते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग टू यू, वी आर जस्ट शेयर है एग्जांपल्स विद यू। आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज हो सकते हैं। तो यहाँ आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड मिला 3.5 लाख रुपए का, जो आपने पे किया, हम मान के चलते हैं कि 3.5 लाख रुपए का 100% स्टाम्प ड्यूटी आपको मिला। दूसरा लाभ आपको मिलेगा ये पहले साल में। आप देखेंगे कि ये पहला साल है, फिर आगे हम बिजनेस को कंटिन्यू भी करेंगे। तो मैंने आपको बताए कि वन टाइम और कंटिन्यूइंग के साथ सब्सिडी लाभ को हम कनेक्ट करें। तो यहाँ वन टाइम में आपको पहले स्टाम्प ड्यूटी रिफंड मिल गया। दूसरा आपको कैपिटल सब्सिडी, मान लीजिए जनरली 25% का रेट रहता है। तो जो फिक्स इन्वेस्टमेंट था आपका प्लांट एंड मशीनरी में और आपका सिविल वर्क में, जो हमने ऊपर लिया था कि 1.5 करोड़ तक का आपका ये टोटल कॉस्ट है, तो उसका 25% यानी 37.5 लाख रुपए आपको यहाँ लाइन अप। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो लाभ है, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन। सीसी लिमिट पे इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलती, टर्म लोन पे आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो आपका जो टर्म लोन हमने ऊपर लिया था, आप देख पा रहे होंगे, मैं दोबारा से आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि 1 करोड़ 12 लाख का आपने बैंक से टर्म लोन लिया, 9.5% का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मान लीजिए हमें 6% का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में, और 7 साल के लिए इंटरेस्ट मेंशन मिल रहा है, तो हर साल आपको अप्रोक्सीमेट, मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे पहले साल आपको 6,43,000, 5,68,000, 4,46,000, ये ऑन जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन कम होता जा रहा है। लेकिन जितना ब्याज आप पे करेंगे उसमें से 6% का जो हिस्सा बनेगा, वो आपको हर साल सब्सिडी के रूप में मिले। ये इंटरेस्ट सब्सिडी जैसे मैंने बताया आपको अभी। और चौथा, जैसे मान लो आपको SGST रिफंड मिलता है, यानी कि जब आप स्टेट गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हैं सेल पे। जैसे हमारा यहाँ प्लांट 3 टन पर आवर कैपेसिटीज का है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम प्लांट की कैपेसिटी को देखेंगे, तो वो मतलब दिन में अगर 10 घंटे भी चलता है और महीने में 25 दिन चलता है, तो 12 महीने का अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन आता है। और एक एवरेज हम लेके चलें कि आप 60 70 80% तक का कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएंगे, तो एक मैंने स्टैंडर्ड लिया आपके यहाँ 5 करोड़ 40 लाख की सेल होती है। अगले साल आप 20% इसमें इंक्रीमेंट करते हैं, आपका रेट का डेविएशन भी हो सकता है, प्लांट की कैपेसिटी का भी इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल्स ये हमने ऐसे ऐसे करके आपके लिए सेल्स के प्रोस्पेक्टिव की, ये सेल्स टर्नओवर। अब मान लीजिए आपके आइटम है बायोमास ब्रिकेट्स, 5% का टैक्स रेट है, तो उस पे जो SGST होगा, यानी आधा होता है वो, यानी वो 2.5% होगा। तो अगर हमारे 5 करोड़ 40 लाख की सेल है, उसका 5% GST 27 लाख बना, और उसका आधा GST बनेगा स्टेट GST जिसको हम बोलते हैं, वो 13.5 लाख रुपए हुआ। और मान लीजिए गवर्नमेंट की स्कीम है कि 50% ऑफ नेट SGST पेड है आप। तो जितना मान लीजिए हमें मान के चलते हैं कि आपने 13.5 लाख रुपए का SGST पेड किया, तो उसका 50% यानी 6,75,000 रुपये आपको रिफंड हो। यहाँ में थोड़ा सा आपको, अगर आपका कोई इनपुट है, आफ्टर इनपुट एडजस्टमेंट जो आप पे करते हैं गवर्नमेंट को, हो सकता है कि पहले साल आप पे ना करें क्योंकि आपका इनपुट पड़ा रहेगा, लेकिन सब्सिक्वेंट में एज ए एग्जाम्पल्स हम इसको ले रहे हैं, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी, SGST आप पे करेंगे, तो उसका एक रिफंड प्रोविजन आपको यहाँ मिलता है।
ऐसे ही मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है और आपके यहाँ 12-13 लोगों को रोजगार आपने दिया है। तो जैसे हमने 48,000 रुपये पर एम्प्लॉयज का बेनिफिट लिया, ये एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज है, अलग अलग हो सकता है। जैसे हरियाणा में 48,000 रुपये पर एम्प्लॉयज आपको दिया जा रहा है, तो 13 एम्प्लॉयज पे आपको अगले 7 सालों तक ये कंटिन्यू मिलेगा, ये बेनिफिट। ऐसे इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशन है, यानी जो बिजली का बिल है, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए पर महीने का बिल आता है, 12 महीने का 12 लाख हो गया, उसमें 10% ईडी अमाउंट आती है इलेक्ट्रिक ड्यूटी, तो वो 1,20,000 रुपये ये एग्जाम्प होगी। तो 7 सालों का अगर हम देखें, ये मैंने इसमें अभी एक कॉमन बेनिफिट लिया, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है, जो दूसरे और अलाइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको इंसेंटिव्स के रूप में मिल जाते हैं। हमने एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ आपको 6 स्कीमें मैंने शेयर की आपके साथ। तो टोटल सब्सिडी अमाउंट जो पहले साल बनी 61 लाख रुपए की, अगले सालों में कंटिन्यू आप बिजनेस करें तो कहीं 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 26 लाख, 29 लाख। तो 7 सालों में आप देखेंगे कि टोटल सब्सिडी 7 सालों में आपको 2,09 लाख रुपए के करीब एक्यूमुलेटेड लाभ आपको मिल रहा है। यानी आप सही प्लानिंग किया आपने, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, यानी 1 करोड़ रुपए करीब आपका पैसा लगा था खुद का पहले साल, तो अगले 7 सालों में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का लगभग 2 गुना तक सब्सिडी लाभ आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर सही सब्सिडी प्लानिंग हम करते हैं तो ये हमारे लिए वैल्यू एडिटेड बेनिफिट होंगे, हमारे बिजनेस में ऐड ऑन करेंगे, आपके कैश फ्लो पे इसका इम्पैक्ट आएगा। आप इस पैसे को प्रॉपर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, सही प्लानिंग करने में यूटिलाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग ए राइट सब्सिडी प्लानिंग। तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल्स, ये लाभ ज्यादा भी हो सकते हैं और बिजनेस वाइज अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, कॉन्टिन्यूइंग बेस पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आप प्लानिंग करके छोड़ देंगे तो कहाँ पर, कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे क्लेमिंग करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप सही सब्सिडी कंसल्टेंट को साथ लेके और इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो ये लाभ आप सब्सिडी मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, जो कि आज का हमारा ऑब्जेक्ट भी यही था कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी मैक्सिमाइज कर पाए। उसका फॉर्मूला जो मैंने आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू, कि आप लोगों कैसे प्लानिंग करें, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं, ये मैंने इस वेबिनार के माध्यम से आपको शेयर करने का प्रयास किया है। तो थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स, जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ जुड़े।